स्ट्रेट क्या कर रहा है? दो बड़े पानी के जल निकायों को जोड़ रहा है और दो बड़े भूभागों को अलग कर रहा है। उसी का उल्टा वो कर रहा है संयुक्त भूमि। वो भूभागों को तो जोड़ रहा है और दो पानी के निकायों को। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी किसने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीता है? तो आंसर होगा शक्तिकांत दास ने। आप जानते हो कौन है ये? आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिनको अभी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उन्हें यह सम्मान क्यों मिला? तो यूक्रेन में युद्ध के कारण और महामारी और मुद्रास्फीति सहित विभिन्न संकटों के माध्यम से वित्तीय बाजारों में सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। वैसे आपको बता दूं, इनसे पहले हमारे जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, उनको भी ये सम्मान मिल चुका है। 2015 में मिला था उनको। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा कि गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया शक्तिकांत दास को। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, तो यूक्रेन के नेशनल बैंक को मिला है। आप जानते हो शिव शंकरी का नाम न्यूज में था, तमिल लेखक हैं ये, और इन्हें इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 मिला। के वेणु फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 मिला। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का सम्मान मिला इन्हें अभी। देखो, वैसे आरबीआई की बात करें तो स्थापना याद रखना 1 अप्रैल 1935 को होती है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। वैसे आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। और ये शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के। देखो, गवर्नर से 2 प्रश्न और बनेंगे। पहले ब्रिटिश गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। अब सीडी देशमुख से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न याद आएगा। अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख के नाम पे रखा गया। वैसे अभी आरबीआई ने नागरिकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने अभी एक अभियान शुरू किया। क्या नाम है उसका? हर पेमेंट डिजिटल अभियान। और आरबीआई के एक और पूर्व गवर्नर है बीमल जालान, इनका नाम न्यूज में था क्योंकि 2022 में इन्होंने 2 बुकें लिखी है। एक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस और दूसरी है द इंडिया स्टोरी। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में स्काई ट्रैक्स के द्वारा किसे भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है स्काई ट्रैक्स, जिसने भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार से अभी नवाजा है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। वैसे अगर पूरे विश्व में बात करें तो टॉप पर है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, दूसरे स्थान पे दोहा का हमद हवाई अड्डा, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये टॉप 50 की लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। वैसे इस लिस्ट में कौन से नंबर पर है? तो 36 नंबर पर है। और अभी हमने पढ़ा था कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और बताओ, अभी प्रधानमंत्री जी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? शिवमोग्गा हवाई अड्डा, ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। और वैसे आप जानते हो गोवा का जो मोप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम वहां के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पे रख दिया। और इसी हवाई अड्डे को अभी बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार भी मिला था। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे हो गया। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा हो गया। अभी मोदी जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। और सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का टारगेट रखा? 220। वैसे बताओ, सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। अभी आपको याद हो, दिसंबर की बात है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 आई थी, उसमें भारत 48 नंबर पे था, तो टॉप पे सिंगापुर था। अच्छा, कुछ और पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। पहले तो ये बताओ, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल के कल के क्या हो गया? संभाजी महाराज एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे कर दिया। और मुझे बताओ, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहां पर है? असम में है। नाम से ही पता चल जाएगा, आधुनिक असम का संस्थापक इनको कहा जाता है। और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मिलेगा पटना में। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में मिलेगा।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर में मिलेगा, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस में मिलेगा वाराणसी में, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में मिलेगा और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का मिलेगा रांची में, लेकिन बिरसा मुंडा जी के नाम पे स्टेडियम आपको मिलेगा उड़ीसा में। और हरियाणा का जो हिसार एयरपोर्ट है उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रख दिया गया, ये शायद मैंने आपको बता भी दिया। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है और इनके पास एक और मंत्रालय है। चलो ये प्रश्न मेरा होमवर्क प्रश्न है आपसे, कौन सा मंत्रालय इनके पास एक और बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 में यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी कुमार को। तो अभी यूको बैंक ने अश्विनी कुमार को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। यूको बैंक की स्थापना होती 1943 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में है और एमडी तो यही बन गया अश्विनी कुमार, लेकिन इसकी टैगलाइन होती है ऑनर्स योर ट्रस्ट। आप जानते हो अभी इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने थे अजय कुमार श्रीवास्तव, कैनेरा बैंक के एमडी सीईओ बने थे के सत्यनारायण राजू और अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी ए मणिमेखलाई। ए भाई याद रखना ये। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा तो कर देना, भूल जाते हो आप लोग। लाइक का बटन बता दूं, ये यहाँ पर नीचे होता है, दबा दो, लाइक कर दो। और अगर आप में से कोई क्रिक एग्जाम चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल पसंद आ रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, उसके पास में बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि आगे जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता अगर किसी को, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड करता हूं, पीडीएफ भी डाल देता हूं आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाली पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा संपन्ना रमेश शेलार। तो तैराक हैं ये संपन्ना रमेश शेलार। और अभी 17 मार्च को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक स्ट्रेट को अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से पार करने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं। तो आप जानते हो श्रीलंका और भारत के बीच में है पाक की खाड़ी, जिसे पाक जल डमरू मध्य या इंग्लिश में पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। इसका जो नाम है ना, ये रॉबर्ट पाक के नाम पे रखा गया था, जो 1755 से 1763 के बीच मद्रास के गवर्नर थे। अच्छा, यहां पे अगर एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ कौन सा पुल रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है? तो आंसर होगा पंबन पुल। अब ये प्रश्न बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिक प्रश्न मैं आपको कवर कराऊंगा जो संबंधित होंगे आपके जल डमरू मध्य स्ट्रेट से। पहले हम बात कर लेते हैं इनकी साजन प्रकाश की। ये भारतीय तैराक हैं। अभी 2022 में जो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में डेनिश ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में गोल्ड जीता था इन्होंने, तब इनका नाम न्यूज में था। अब आप सोचोगे कि 2022 का प्रश्न है, हमारे एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है, लेकिन प्रश्न ऐसे तो बन सकता है ना कि साजन प्रकाश का संबंध किससे है? तो तैराकी से है, यह प्रश्न जरूर बन सकता है। बाकी आरती साहा आप जानते ही हैं, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी थी ये। इन्हें हिंदुस्तानी जलपरी भी कहा जाता है, ये पॉइंट जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं हिंदुस्तानी जलपरी किसे कहते हैं। मिहिर सेन की बात करें तो ये पहले भारतीय व्यक्ति, या यूं कहूं पहले एशियाई थे इंग्लिश चैनल को पार करने वाले। अच्छा, इंग्लिश चैनल ये कहां पर है? तो ये अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है, या यूं कह दूं कि उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। और यहां पर आपको जो जल डमरू मध्य मिलेगा उसे ही कहते हैं डोवर जल डमरू मध्य, या फिर डोवर स्ट्रेट ऑफ डोवर, कैसे भी कह दो। अब चलो बताओ, आपके स्टैटिक प्रश्न चालू होते हैं। पहला प्रश्न है, मलक्का जल डमरू मध्य या मलक्का स्ट्रेट कहां पर है? तो यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सुंडा जल डमरू मध्य, ये किसको जोड़ता है? जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यूकेटन स्ट्रेट, ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है, मैक्सिको और क्यूबा देश के बीच में है। और कुक जल डमरू मध्य, ये नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में है। उसी तरह से उत्तरी चैनल भी आता है, ये आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। एक बेरिंग स्ट्रेट आपने सुना होगा, अलास्का और रशिया के बीच है। हॉर्मुज जलसंधि आपने सुनी है, ओमान और ईरान के बीच में है। उसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर जल संधि, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है।
तो ये मैंने आपको वही प्रश्न बताए हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न सुनो कि भूमि की एक सक्रिय पट्टी है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है, या फिर यूं कह दूं ये दो पानी के बड़े निकायों को अलग करती है। उस भूमि की सक्रिय पट्टी को क्या कहते हैं? ऐसे ही प्रश्न आता है। तो आंसर होगा, हिंदी में बोलोगे तो संयोग भूमि, इंग्लिश में बोलोगे तो स्थूमस। अब स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य और स्थूमस यानी कि संयोग भूमि, दोनों को आप अलग अलग करके ध्यान रखना। स्ट्रेट क्या कर रहा है? दो बड़े पानी के जल निकायों को जोड़ रहा है और दो बड़े भूभागों को अलग कर रहा है। उसी का उल्टा वो कर रहा है संयोग भूमि। वो भूभागों को तो जोड़ रहा है और दो पानी के निकायों को अलग कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मैंने इमेज से भी आपको समझाने की कोशिश। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं करा तो अभी भी। और देखो हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे वीडियोस की रीच नहीं पहुंच रही है, तो प्लीज रीच पहुंचाने में, इसकी रीच बढ़ाने में मदद करें मेरी। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में से शेयर करें क्योंकि अगर व्यूज आएंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। अगर आप लोगों में से कोई सोचे थोड़ा सेल्फिश होकर के कि हमें क्या फायदा, तो इससे आप ही को फायदा है, व्यूज बढ़ेंगे। तो अभी जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूं तो दिल से बता रहा हूं, तो जब व्यूज बढ़ेंगे तो और मेहनत करूंगा आपका कंटेंट तैयार करने में, चीजें बताने में, चीजें समझाने में। तो ओवरऑल बेनिफिट आपको भी मिलेगा। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, अपनी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां पर भी कर सकते हो। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा के कृतिवासन। तो अभी तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो सीईओ थे राजेश गोपीनाथन, अभी उनके पद छोड़ने के बाद के कृतिवासन यानी कि कृतिवासन ये टीसीएस के नए सीईओ बन गए हैं। इनका नाम याद रखना। बाकी फिक्की के महासचिव बने थे शैलेश पाठक, नीति आयोग के सीईओ बने थे बीवीआर सुब्रमण्यम और सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक बनी थी रश्मि शुक्ला। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के तीसरे शुक्रवार को यह मनाया जाता है, तो अभी 2023 में हमने इसको 17 मार्च को मनाया। पहली बार 2008 में मनाया था। मनाने का उद्देश्य है लोगों को नींद और सेहत के बीच संबंध के प्रति जागरूक करना। इस बार की थीम क्या है? स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। तो आप लोग भी अगर नींद पूरी नहीं लेते हैं तो नींद अच्छे से पूरी लो ताकि आपका दिमाग अच्छे से काम करे। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो मार्च के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, 4 मार्च को ही राष्ट्र सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे जो कि मार्च के दूसरे बुधवार को आता है। फिर 9 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे है, मार्च के दूसरे गुरुवार को आया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 14 मार्च को नदियों के कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, फिर 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस, 15 मार्च को ही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया। तो इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी वाईकॉम 18 ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। वायाकॉम 18 इसकी स्थापना होती है 2007 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और सीईओ ज्योति एस पांडे हैं। अच्छा, वैसे महेंद्र सिंह धोनी अभी गरुड़ एरोस्पेस के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और नावी फिनटेक के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी जियो सिनेमा के बने थे सूर्य कुमार यादव और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। रणबीर सिंह पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। युवराज सिंह यह भी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, वैसे इसको भारत ने जीत लिया बांग्लादेश को हरा के। सौरव गांगुली बंधन बैंक के और ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर हैं और रवि शास्त्री ये फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये नाम भी ध्यान रखना, न्यूज में थे। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? तो आंसर होगा INS द्रोणाचार्य। तो अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर का कर्टन रेजर पुरस्कार से सम्मानित किया। तो प्रेसिडेंट्स कलर ये राष्ट्रपति जी के द्वारा
किसी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो अभी मिला INS द्रोणाचार्य को। और अभी आपको याद हो तो गृह मंत्री अमित शाह ने बताओ किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया था? हरियाणा पुलिस को। और INS से आपको याद आएगा INS विक्रांत का नाम। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये। कहां से लॉन्च हुआ था? कोच्चि से। कब? 2 सितंबर 2022 को। और अभी नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन भी इसी के ऊपर हुआ था। और INS अरिहंत भी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है ये। और INS ध्रुव ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा जयपुर में। तो भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला ये राजस्थान की कैपिटल जयपुर में स्थापित की जाएगी, जिसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.22 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और इसका संचालन IIM उदयपुर करेगा। यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज की मदद से मानव व्यवहार पर अध्ययन किया जाएगा, स्टडी की जाएगी। अच्छा, 2 प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा। पहला प्रश्न, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा केरल में। और KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे लॉन्च की थी? गाजियाबाद के सिरोरा गांव में। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसकी याद में 2 पुरस्कार देने का ऐलान किया? तो आंसर होगा जनरल बिपिन रावत। तो अभी भारतीय नौसेना ने देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे दिवंगत जनरल बिपिन रावत की याद में 2 पुरस्कार देने का ऐलान किया है। पहला पुरस्कार योग्यता के समग्र क्रम में प्रथम रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को दिया जाएगा। और जो दूसरा पुरस्कार है ये गोवा के नेवल वॉर कॉलेज में नेवल हायर कमांड कोर्स कर रहे मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर को दिया जाएगा। हमारे पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत। अच्छा, एक मंदिर का नाम आप याद रखना, श्री मुक्तिनाथ मंदिर। कहां पर है? नेपाल में। अब आप पूछोगे अचानक से मैं मंदिर यहाँ पे कैसे आ गया, मंदिर क्यों बता रहा हूं? तो एक्चुअली यहाँ पे बिपिन रावत जी के सम्मान में एक घंटी लगाई गई थी। तो मंदिर आपसे पूछा जा सकता है, स्टैटिक में बन जाता है ये प्रश्न। वैसे आपको याद तो होगा ना कि अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री गैरिसन कैंप का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैन्य चौकी कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश के एक सैनिक स्कूल का नाम भी बदल के इनके नाम पर रख दिया गया। वैसे हमारे अभी दूसरे सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए? जनरल अनिल चौहान बन गए। तो ये नाम भी याद रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? अमेरिका। फिर बताओ अभी किसे 2027 तक फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? जियानी इन्फेंटिनो। फिर बताओ राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया? 16 मार्च को। फिर बताओ किस बैंक ने महिलाओं के लिए ब्लॉसम वुमेन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर बताओ अभी किस एप्लीकेशन ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता? हेलो उज्जीवन। फिर बताओ अमेरिका ने किसे भारत में अपना राजदूत बनाया? एरिक गारसेटी को। फिर बताओ एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। फिर बताओ पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दीपक मोहंती को। फिर बताओ शी चेंज क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत बनाया गया? श्रेया घोड़ावत को। फिर बताओ जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सूर्य कुमार यादव को। अब हम 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आप खुद से सेल्फ एनालिसिस करना कि आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बताओ इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए चीफ कौन बने? तपन कुमार डेका। फिर बताओ अभी जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख बनाया? दिनकर गुप्ता को। फिर बताओ अभी जून 2022 में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर था? चौथे स्थान पे। टॉप पे इसमें चाइना था। फिर बताओ किसने सूर्या नूतन नाम से एक इंडोर सोलर कुक टॉप लॉन्च किया था? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। फिर बताओ किसने एक नया क्रिकेट फॉर्मेट द 60 लॉन्च किया था? कैरेबियन प्रीमियर लीग ने। अगला प्रश्न है जून 2022 में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने? बेन स्टॉक, इंग्लैंड के बेन स्टॉक। फिर बताइए जून 2022 में किस राज्य की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उड़ीसा आंसर होगा।
और फिर बताइए जून 2022 में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज कहां पर की? कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में, और इसका नाम क्या है? टी मैग्निफिका। तो बताइए इनमें से आपने कितने प्रश्न सही किए। अब हम होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन को एंड करेंगे। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, फिर से याद दिला रहा हूं, बार बार याद दिला रहा हूं, और शेयर भी कर देना। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारत ने भूकंप द्वारा प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था या कौन सा ऑपरेशन? तो आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और अगर 17 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज की बात करें तो उसके रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है लकी ने, कांग्रेचुलेशन लकी। उसके बाद हैं पवन, फिर प्रियतमा, फिर बिरसा बॉयज, और फिर है विक्रांत। आप सभी को कांग्रेचुलेशन। बाकी आप सब क्विज लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करें। इनकी क्विज आपको मिलेगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।